उसने कहा अच्छा अगर ये बेल्जियम में मैं इसको टाइम देता हूँ, 31 मार्च थी शायद उस दिन, तो कहता है ये 31 मार्च है, मैं इसको 1 महीने का टाइम देता हूँ, 30 अप्रैल से पहले पहले ये मेरे पैसे मुझे दे दे, और अगर नहीं देगा तो आप दोगे, अगर आप नहीं दोगे तो फिर मैं, आप लोगों को पता है क्या कुछ कर सकता हूँ। मेरे फादर ने कहा ठीक है मैं गारंटी लेता हूँ। तो यूँ उसने मुझे छोड़ा। मैंने अपनी 2 दिन बाद की जो फ़्लाइट थी वो फ़ौरन कल की फ़्लाइट कराई। मैं आया बेल्जियम। मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई मसला क्या है, वो कह रहा है, अब उसका मैं क्या करूं। अच्छा मेरा भाई, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, उससे मेरे उस रात झगड़ा हुआ, फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ा। अब मेरे पास रास्ता कुछ नहीं, दुकान के भी हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं जो 1 फरवरी को पाकिस्तान गया था शादी करने, शादी मेरी 14 फरवरी को थी, और 31 मार्च को मैं आया हूँ 1 अप्रैल को, 2 महीने बाद। तो दुकान के हालात भी ख़राब थे। अब मैं परेशान, इतना स्ट्रेस में, बीवी वहाँ पे कराची में फंसी हुई है, उसका पासपोर्ट चोरी हो गया, कैसे हो गया ये एक अलग कहानी, वीज़ा का मसला ख़राब, इधर मेरी दुकान के हाल ख़राब, भाई से ताल्लुकात ख़राब, और ऊपर से उसका प्रेशर। अब मैंने क्या किया कि रोज़ दुकान की जो सेल होती थी ना, वो जमा करके हर वीकेंड पे मैं चला जाता था पेरिस। जिस बंदे को मुझे पैसे पहुंचाने थे अल्ताफ़ के, उसको पहुंचाता था, और सप्लायर्स का जो सामान आता था उनको हम 1 हफ्ते की बाद की तारीख का चेक देते थे, वो मैं इग्नोर करता रहा। 30 अप्रैल के दिन मैंने इसकी आखिरी पेमेंट $1 लाख पूरे करके पेरिस में इसको दे के, उधर ही पेरिस से इसको मैंने फ़ोन किया कि हाँ भाई तुम्हारे पूरे हो गए, कहते हाँ पूरे हो गए। वो मेरी और उसकी आखिरी बात थी। और फिर मैं आया वापस बेल्जियम। अब सप्लायर्स के चेक बाउंस होने लगे, क्योंकि हमारी सेल जो होती थी वो हम बैंक में जमा कराते थे, तो जाहिर है उसके बदले में फिर चेक जितने हम इशू करते थे वो, अब वो चेक बाउंस होने लगे, मेरे ऊपर केस पे केस बनने लगे। उधर मेरी बीवी को काफ़ी कुछ मसले हो गए थे कुछ लोगों की तरफ से, हर तरह से मैं एक स्ट्रेस में आ गया। तो फिर मैंने अपना एक कश्मीरी दोस्त था, इस्लामाबाद से, पंजाबी, आधा पंजाबी था आधा कश्मीरी था, जितने भी पाकिस्तान में कश्मीरी है ना पीओके वगैरह के, वो पंजाबाइज हो चुके हैं। तो पंजाबी हमारे सारे दोस्त थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स, पंजाबियों में बात करते थे ये। उसने मुझे कहा कि यार मेरे को दुकान बेच दे, मैं तुम्हें 2 मिलियन फ्रैंक कैश देता हूँ, और 2 मिलियन तुम्हें 1 महीने बाद दे दूंगा। मेरा भाई खड़ा हो गया, कहता है 2 मिलियन तो मेरे हो गए, जो बाद में 1 महीने के बाद देगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। हालांकि बिजनेस पूरा मेरे नाम पे था, मेरा भाई तो इलीगल था, अभी इसके पेपर वेपर बने नहीं थे। खैर जैसे तैसे करके मैंने दुकान उस कश्मीरी को दी, और भाई को पैसे दे के रवाना किया पाकिस्तान। अब मैं ब्रसल्स, जहाँ पे मुझे तकरीबन 10 साल हो गए थे पूरे, और मैं ब्रसल्स के चौक में खड़ा होकर अकेला रो रहा था। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, शादी कर ली है, बीवी कराची में रुल रही है, जेब में एक पैसा नहीं है, पुलिस केसेस बन गए हैं कि चेक बाउंस के, और ये सब, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, और मैं क्या करूं। तो मेरे पास एक लड़का काम करता था, अफगानी था। वो जब दुकान उकान हमने बेची तो उसने मुझे बताया था कि मैं स्पेन जा रहा हूँ, मैड्रिड, वहाँ पे काफ़ी आजकल काम काज अच्छा है। तो मैंने उसको, अचानक मुझे याद आया, मैंने उसको फ़ोन किया, कहता आरिफ भाई आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे बहुत काम है। तो मैंने अगले ही दिन मैड्रिड की टिकट ली और मैं मैड्रिड चला गया। फिर मैं 1 साल स्पेन में रहा, और किस तरह करके फिर जून 2000 में अपनी वाइफ को वापस लेके आया, मतलब बेल्जियम, पहले स्पेन लेके आया, फिर स्पेन से बेल्जियम। वक्त गुजरता गया। मुझे 2001 में जनवरी में एमक्यूएम की तरफ से इनविटेशन आया कि अल्ताफ़ हुसैन भाई की शादी है तो आपको दावत है। मुझे एमक्यूएम छोड़े 2-3 साल हो गए थे। खैर मैं उस वक्त बेल्जियम में गेंट शहर में रहता था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैं गया लंदन शादी अटेंड करने अकेला। तो स्टेज पे अल्ताफ़ भाई बैठे थे अपनी बेगम के साथ, तो मुझे देख के
यूँ बुलाया। तो मैं गया स्टेज पे, तो सर पे हाथ फेरा और अपनी वाइफ को बोला ये मेरा बहुत अच्छा कारकुन था, फिर पता नहीं क्यों मैं छोड़ के चला गया। फिर मेरी तरफ देखा, मुझे बोला हाँ बेटा क्या हुआ, तुम्हारी छुट्टियों का वापस आना है। तो उस वक्त तक क्या हुआ था कि मुशर्रफ की पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी और एमक्यूएम मुशर्रफ की पार्टी को ज्वाइन कर चुका था, और एमक्यूएम उस वक्त सही मिनिस्ट्रियाँ और ये वो तैयारियाँ थी, अभी मिनिस्ट्रियाँ मिली नहीं थी लेकिन तैयारियाँ थी 2002 के इलेक्शन में। तो मैंने कहा अल्ताफ भाई मैं तैयार हूँ वापस आने के लिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल सड़कों पे था, मेरे को समझ नहीं आ रही थी किस तरह मैं अपने काम चलाऊँ। बेल्जियम में मैं लीगल केसेस भी फेस कर रहा था, क्योंकि भागना तो मुझे था नहीं। बैंकरप्सी और चेक बाउंस वगैरह के जो केस थे वो हालात के तहत हो गए थे, मैंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया था। तो मैं केस फेस कर रहा था और मुझे रिलीफ मिल रहा था अदालतों से, मेरी चीज़ों को समझा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं कि वहाँ पे करप्शन वगैरह से काम चलेगा। तो मुझे रिलीफ मिल रहा था बेल्जियम में, और मैंने कहा अल्ताफ हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और अप्रैल में डिलीवरी है। तो बोले ठीक है, तो तुम जून में जो सेशन हो रहा है यूनाइटेड नेशंस में उसमें जाने के लिए तैयारी पकड़ो, 1 जून से तुम ज्वाइन कर लो वापस पार्टी। मैंने वापस पार्टी ज्वाइन की और मैंने फिर वापस ह्यूमन राइट्स का काम शुरू किया, जिनीवा जाने लगा। फिर मैंने कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया कि अमेरिका हमें बुलाया गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए। फ्रांस की रूलिंग पार्टी उस वक्त जो थी जैक शिराक की, उसकी तरफ से हमें दावत आई थी। हमारे साथ मेहरान बलोच उस वक्त जुड़ गए थे, बलोच मूवमेंट हमारे साथ जुड़ गई थी। तो मेहरान बलोच, मैं और एम अनवर, हम तीनों हर जगह जाते थे और बड़ी हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और अल्ताफ भाई भी मेरे काम से खुश थे। चीज़ें चलती रहीं। 2005 में मैं मेयर बना और कराची गया। उसके लिए भी क्लियरेंस मिल नहीं रही थी आईएसआई से, लेकिन बहरहाल वो भी एक अलग कहानी है। तो खैर मैं मेयर बन के कराची गया और फिर 2007 में तंग आके वापस आ गया। तो वापस आया तो मैंने फिर यूनाइटेड नेशन जाने का कहा, तो अल्ताफ भाई ने कहा कि नहीं देखो मसला ये है कि अब हम तो मुशर्रफ के पार्टनर हैं, अगर तुम वहाँ जाओगे तो फिर तो तुम ऐसा करो, अपने तौर पे जाना चाहो तो ठीक है। तो मैंने अपने तौर पे जाना शुरू किया। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है 2011 या 2012 की बात है या 2010 की बात है, सही से मुझे तारीख याद नहीं। मैं अभी लंदन नहीं मूव हुआ था, लंदन में 2012 में आया हूँ। तो मेरी वहाँ लोगों से मुलाकात होती रहती थी। तो एक इंडियन साहब आए थे और जो अपना नाम आए बाएँ शाएँ बताए ना कि मैं फलां कुमार हूँ और ये हूँ, तो हम समझ जाते थे कि ये एनजीओ नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के नहीं है, ये सरकार की तरफ से कुछ हैं। तो एक साहब से मेरी यूएन के कैफेटेरिया में बात हो रही थी, तो वो मुझे कहते थे, वो देख चुके थे कि मैं पाकिस्तान में आर्मी के प्रेशर की वजह से वापस आया हूँ और मैं वापस अब आर्मी को खुल के गालियाँ दे रहा हूँ। मेहरान मेरे साथ बलोच होता था और हम दोनों मिल के। तो उसने मुझे कहा कि आरिफ भाई आपसे एक बात पे मशवरा चाहिए। मैंने कहा क्या? कहता है यार ये हमारे मुल्क में नकली नोट बहुत चल रहे हैं और हद से ज़्यादा नकली नोट फैल गए हैं, तो उसका कोई इलाज बताएं। और बाकायदा छापे खाने लगे हुए हैं और पूरे पूरे ट्रक भर के नकली नोट सप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप इतनी बड़ी सरकार हो आप, बोले अगर सरकार काबिल होती तो फिर बात ही क्या थी। मसला ये है कि सरकार के ही कुछ लोग इसमें शामिल हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि इसका क्या हल करें। अच्छा मेरे लिए ये नया टॉपिक था, तो मैंने कहा कि भाई मेरे को तो इन चीज़ों का कोई पता है नहीं, तो लेट सी मैं कुछ पता करता हूँ। मैंने भी पता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा को क्या पता चलना है। तो मैंने उनसे माजरत कर ली और फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि मोदी सरकार आ गई है। मोदी सरकार आने के बाद नकली नोट का इलाज निकल गया और नोटबंदी हो गई और पुराने नोट सारे ख़त्म कर दिए, नए नोट आ गए। तो मेरे जो कश्मीरी दोस्त और एनजीओ सेक्टर में हमारे सबके साथ ताल्लुकात तो रहते ही थे, बातचीत तो होती थी। तो मैंने देखा कि वो लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो इंडिया से कश्मीरी आते थे यहाँ पे जिनीवा और इंडिया के खिलाफ ही स्पीच करके वापस जाते थे इंडिया में और मज़े से रहते थे, तो इनको वहाँ पे वो नकली नोटों से पेमेंट होती थी।
और लोगों के घरों में कमरे भरे हुए होते थे नोटों से, वो सब रद्दी बन गए और उनको फेंकना एक अलग मसला हो गया उनके लिए। तो मोदी सरकार ने जो नोटबंदी का काम किया उस पर जो जो शोर मचा रहा था ना, वो नुकसान में था। ठीक है, आम आदमी को भी फर्क पड़ा होगा, लेकिन आम आदमी को जिसके पास 1 लाख रुपया है या 25,000 रुपया है, वो तो नोट चेंज करा लेता है और उसके पास लीगल सारा हिसाब किताब होगा। तो गरीब आदमियों को क्या फर्क पड़ना है? जो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये वो लोग थे जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के नोट पड़े हुए थे और जो उसका हिसाब नहीं दे सक रहे थे। एक मिसाल है कि कोई लीगल बिजनेसमैन है, सपोज अंबानी जी हैं, अदानी जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, जो भी हैं जो लीगल बिजनेसमैन हैं, उनमें से तो किसी ने शोर नहीं मचाया क्योंकि उनके पास लीगल पैसा था। तो शोर कौन मचा रहा था? जिसके इलीगल पैसा था और जिसके पास ये पाकिस्तान के नकली नोट थे। तो मोदी सरकार ने इसका एक बड़ा खूबसूरत इलाज निकाला और वो इलाज बाद में नोटों का। तो मैंने फिल्म जब देखी ना, तो उसमें जब मुझे पता चला ना कि ये नकली नोट के उसमें जावेद खानानी और अल्ताफ खानानी इस हद तक शामिल थे, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, और दूसरा वो लश्कर तैयबा के साथ मिलके जो कर रहे थे, तो मैं हैरान रह गया कि यार मैं कितना बेवकूफ़ आदमी था जो मैं इन लोगों के साथ इतना करीब से रहता था। तो अजीज़ दोस्तों, ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट था नकली नोट्स के हवाले से। ये दोनों भाई जो हैं अल्ताफ खानानी और, अच्छा देखें, मेरी घर पे जब मुझे अगवा करके लेके गए थे और मेरी माँ के पास, तो ये पर्सनली मेरी माँ को जानते थे क्योंकि मेरी माँ की दोस्त थी इनकी बहन बिल्किस। तो मेरी माँ ने इनको कहा था, जब मुझे लेके वापस, मेरे बाप ने गारंटी दी तो फिर मुझे ये घर में से छोड़ के जा रहे थे, तो दरवाजे पे मेरी माँ ने इन दोनों भाइयों को कहा था, जैसे अमूमन हमारे यहाँ बड़ी औरतें बद्दुआ देती हैं, श्राप देती हैं, तो मेरी माँ ने कहा कि अल्ताफ, जावेद, देखो एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी बद्दुआ है ना, आज से तुम दोनों के साथ है और तुम लोगों को दुनिया और आखिरत में बड़ा ही मुश्किल हालात सामना करना पड़ेगा। खैर, वो चले गए हंसते हुए, इनको क्या परवाह थी। स्टोरी का एंड ये बनता है कि 2015 में अल्ताफ खानानी को पनामा से गिरफ्तार किया गया क्योंकि 9/11 से पहले का इनका काम था तो खुला डुल्ला चल रहा था। यूरोप, अमेरिका, कनाडा भी मज़े से, क्या पैसा आ रहा है ना, करप्शन का पैसा आ रहा है, आने दो, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता, आ रहा है आने दो। ये तो 9/11 के बाद स्क्रू टाइट हुए और फिर भी चलता रहा है, आज तक चल रहा है। ये हमारे इंग्लैंड वाले, यूरोप वाले, अमेरिका, कनाडा कहते हैं आ रहा है जो आने दो। इक्का दुक्का कभी कोई केस पॉलिटिकल उसमें पकड़ा जाता है, अदरवाइज आ रहा है आने दो। तो ये जो केस है ना, ये पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पनामा से, अल्ताफ खानानी। और पनामा में अमेरिका की उस पर फिर इसको अमेरिका डिपोर्ट किया गया और अमेरिका में इसको 2017 में 68 महीने की सज़ा हुई अमेरिकी जेल में। 68 महीने की सज़ा हुई, 5 साल और 8 महीने। 2020 में अच्छे चलन की वजह से इसको 3 साल की सज़ा पूरे होने पे रहा कर दिया, लेकिन चूंकि ये ब्लैक लिस्टेड था तो इसको अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं थी। अब मैंने लोगों से भी पूछा, पूरी रिसर्च की, आज पूरा दिन मैं इस पे लगा रहा, कहीं से खबर नहीं आ रही कि ये इस वक्त कहाँ है अल्ताफ खानानी। अल्ताफ खानानी अमेरिका के बाद रिपोर्ट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ रह रहा है, किसी को नहीं पता, टोटल गायब है सिचुएशन से। और जावेद को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और चूंकि आईएसआई का काम आपको पता है जब निकल जाता है, अब आप इस फिल्म में भी देखें कि अरशद पप्पू कैरेक्टर है, वो चौधरी असलम के साथ बैठा है, उसको जमील
यानी नबील गबोल, जो जमील नाम का जो कैरेक्टर है पॉलिटिशियन का, वो नबील गबोल है असली में। आज भी पीपल्स पार्टी का है, सिंध में इसका बेटा मिनिस्टर है, लियारी का हमेशा से वोट जीतता रहा है। जमील नबील गबोल के साथ जो अरशद पप्पू और चौधरी असलम थे, ये भी एक गैंग था लियारी का, और दूसरी तरफ रहमान डकैत था, उसके साथ जरदारी और ये पीपल्स पार्टी वाले और आईएसआई वाले। तो जितने भी ये क्रिमिनल गैंग्स हैं, टेररिस्ट हैं, सब आईएसआई के ही मुख्तलिफ लोग हैंडल कर रहे होते हैं। रहमान डकैत के साथ वो मेजर इकबाल नामी बैठा हुआ है। मेजर इकबाल से भी मैं मिल चुका हूँ। ये मैं अलग हिस्से में आपको पूरी लियारी गैंग वार की अब एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बताऊँगा। तो मेजर इकबाल के साथ एक लियारी गैंग चल रहा है, दूसरा जमील कबोल और चौधरी असलम के साथ, ये भी आईएसआई। तो आईएसआई इसी तरह करती है, यूज़ करने के बाद बंदे को टॉयलेट पेपर की तरह फ्लश कर देती है। तो जावेद को भी गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग ये इन्हीं आर्मी जनरलों के करता था, जजों के करता था। जावेद के ऊपर केस चलते रहे, जेल में सुनाए। 2 बार इसने खुदकशी की कोशिश की और फाइनली इसको छोड़ दिया गया। तो ये बिल्डिंग का भी बिल्डर भी थे, मुख्तलिफ बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी पार्टनरशिप थी। तो 2016 में शायद खबर आई कि जावेद खानानी मर गया। उस वक्त खबर ये आई थी कि एक बिल्डिंग इनकी बन रही थी, उसके ऊपर 8वें फ्लोर पे से छलांग मार के खुदकुशी कर ली। जबकि मुझे उस वक्त पता चला था 2016 में जब ये वाक़या हुआ, तो मैंने फ़ौरन, हमारे तो ज़ाहिर है करीबी रिश्तेदार जानने वाले सब, तो मैंने पूछा तो किसी से, तो मुझे उसने कहा कि यार इसने मरना था। ये एक चलता फिरता आईएसआई के खिलाफ इंटरनेशनल केस था। तो जैसे उसामा को आके मार गए, ऐसे किसी वक्त अमेरिकन इसको उठा के ले जाते तो आईएसआई के बड़े बड़े नाम उसमें फंसते। तो इसलिए इसको, और उस वक्त उसका भाई 2015 में गिरफ्तार हो चुका था। तो कहा कि ये आईएसआई ने मरवा दिया है, 8वें फ्लोर से इसको धक्का दिया है किसी ने और ये मर गया है। जबकि मैंने फिर आज सुबह ग्रोक से पूछा, मैंने कहा जावेद खानानी का क्या किस्सा है। तो ग्रोक कहता है कि सरकारी खाता का बताता है कि जावेद की लाश इसकी गाड़ी में मिली, इसके घर के बाहर गाड़ी में ये मरा हुआ पड़ा था, सर पे गोली का निशान था और इसका पर्सनल लाइसेंस वाला पिस्टल जो है वो सीट पे पड़ा था। अल्ताफ को अमेरिका की जेल में ये खबर जब पहुंची और उसको पूछा गया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, तो अल्ताफ ने कहा कि मैं ये केस बंद करवाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब ये केस चले। जो हुआ सो हुआ, मैं अपना भाई खो चुका हूँ। तो इसकी फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि सरकारी खातों में, चाहे वो बिल्डिंग से गिरा है कि गोली मारी है, ये खुदकुशी का केस है। जावेद गायब है। दोनों भाई की शक्ल सेम थी, पहचान नहीं सकते आपके कौन है अल्ताफ और कौन है जावेद। अच्छा, बाद में बड़े हो के मैंने देखा था कि अल्ताफ थोड़ा मोटा था, जावेद थोड़ा पतला था। आज इनके बेटे दोनों के, अल्ताफ का बेटा उबैद खानानी और जावेद का बेटा हुज़ैफा खानानी, यही काम कर रहे हैं। छोटे लेवल पे पब्लिसिटी नहीं कर रहे, चुपचाप कर रहे हैं। इनके फादर्स भी दोनों के, जावेद और अल्ताफ भी, ये काम चुपचाप करते थे। कभी कहीं किसी पिक्चर उसमें नहीं नज़र आएगी आपको इनकी, कभी किसी मिनिस्टर के साथ, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी प्रोग्राम में। ये लो प्रोफाइल पे रह के बड़ा काम करते थे। आज इनके बेटे भी यही काम कर रहे हैं। वो नईम भट्ट, जिसका मैंने आपको कहानी में शुरू में बताया, वो भी गिरफ्तार हुआ था। और नईम भट्ट है ना, वो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद इसको भी आईएसआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन ये खुद आर्मी का बंदा था। तो ये अलकायदा और जितने टेररिस्ट ग्रुप थे, लश्कर ए तैयबा वगैरह को, साल के 14 से 16 बिलियन डॉलर के ट्रांसफ़र करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। नईम भट्ट को
पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने 2008 में गिरफ्तार किया था और फिर 2020 में इसको बेल मिली है 12 साल बाद कि अदालत के पास कोई प्रूफ नहीं थे, ये था वो था, नहीं, बट भी बेल मिलने के बाद से गायब है, कहीं कहीं सरफरेस पे नहीं आ रहा। अमेरिका में जो केस बना था वो अल्ताफ और जावेद खानानी और इन दोनों के बेटे हुज़ैफा और उबैद खानानी के ऊपर बने थे। वो चारों ब्लैक लिस्ट हैं अमेरिका में और अमेरिका ने बाकियों को माफ़ कर दिया था या उसमें नहीं लिया था। तो ये इबरतनाक कहानी है। मुझे मेरी माँ का वो बद्दुआ, वो श्राप याद आती है। ये और बात है कि एक बात मैं बता दूं कि इनके पास इतना पैसा था, मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने माल बनाया हुआ था और दुबई और पता नहीं कहाँ कहाँ। मुझे ये भी एक बार इसने बताया था बेल्जियम में कि हमारे यूरोप के कई सिटीज़ में लॉकर हैं और लॉकर में हमने करेंसियाँ रखी हैं ताकि कल को कहीं कोई मसला होता है, हमारे सारे ऑफिशियल अकाउंट्स वो हो जाते हैं, हमें घरों से पैसा छीन लेके चले जाते हैं, तो हमारी ये सब बचत होगी। इसके अलावा इन्होंने अपने दूर दूर के रिश्तेदारों के नाम पे कई मुल्कों में, दुबई में ख़ास तौर पे बैंक अकाउंट में पैसे रखे थे और तो पैसा बहुत है। आज भी ये 5 स्टार लाइफ गुजार रहे होंगे, लेकिन जो इबरत, अब आप कहोगे कि हाँ देखो इसको, इसकी इज्जत क्या रही, तो आज के ज़माने में इज्जत का पैमाना वो नहीं है जो आज से 50 साल 25 साल पहले होता था। अब वो इज्जत सिर्फ पैसा है। 2 टके के भांड के पास के बाद पैसा आ जाता है ना, तो उससे ज़्यादा इज्जत किसी के पास नहीं होती। वो ख़ानदानी इज्जत और वो सब है ना, वो स्लोगन से, उस पर आज की दुनिया चलती नहीं। आज इज्जतदार वही है जिसके पास पैसा है। तो ठीक है, इन लोगों को उस शराब में क्या थोड़ी बहुत तकलीफ आई, लेकिन हम तो आज भी तकलीफ में उठा रहे हैं। इनके साथ जाते तो शायद 2-4-5 साल कहीं कैद वेद काट के फिर हम मज़े से रह रहे होते। लेकिन बहरहाल आई एम हैप्पी कि आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट ब्लडी टेररिस्ट नेटवर्क। अजीज दोस्तों, लंबी है लेकिन मेरी ये अपनी कहानी और एक एक लफ्ज़ सच्चाई पे है। आई स्टैंड विथ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड। और ये है कि अब अगला पार्ट में बनाऊंगा जो लियारी गैंग वार के हवाले से चीज़ें मेरे सामने आई। आपको इस फिल्म में अल्ताफ़ और जावेद के एंड अभी नहीं बताए, जो मैंने आपको बता दी वो शायद इसके पार्ट 2 जो कि मार्च नेक्स्ट ईयर आ रही है उसमें बताया जाएगा। और उज़ैर का भी बताया जाएगा। उज़ैर इस वक्त जेल में है। उसके ऊपर 41, उसके ऊपर कई केसेस हैं जिसमें 41 में केस ख़त्म हो गए क्योंकि सरकार केस ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाह रही। उज़ैर रहमान डकैत का बाप था एक तरह से, रहमान डकैत से 2 हाथ आगे। तो अभी काफ़ी चीज़ें आएंगी। मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि मेजर इकबाल से मेरी क्या मुलाकात हुई थी, ये उज़ैर और दीगर वहाँ के कैरेक्टर, चौधरी असलम से भी मैं मिला हूँ। एक चौधरी लतीफ़ भी था, उसको जहर किसने दिया वो भी SSP था शायद, या DSP था। तो अगले उसमें मैं बाकी कैरेक्टर्स का खुलासा करूँगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।